बट आइए एक स्टॉक की भी बात कर ली जाए जो आपको अच्छे एक्शन में आते हुए दिख सकता है, और ये है टाटा मोटर्स। लंबे समय बाद ये कंपनी डिविडेंड देने की तैयारी में है। क्यों इतना लंबे समय लगा है डिविडेंड के लिए, क्या है वजह इसकी, और क्या कुछ है इस परफॉर्मेंस के पीछे, आइए थोड़ा समझा जाए अरमान के साथ। अरमान, बहुत कुछ हुआ है इस काउंटर में रिसेंटली, बट लंबे समय बाद डिविडेंड दे रहे हैं। कितने टाइम बाद ये डिविडेंड दे रहे हैं? ये FY16 के बाद ऐसा हो रहा है कि डिविडेंड आ रहा है। अगर आप देखें, कल ही सर्कुलर आया, उसके नतीजे तो आने वाले थे, वो तो पता ही था 12 मई को आने वाले हैं, पर कल उन्होंने सर्कुलर में ये भी अपडेट किया कि जो डिविडेंड है वो भी हम देने वाले हैं। अब इंटरेस्टिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, FY16 के बाद, मतलब फाइनेंशियल ईयर 16 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कंपनी जो है डिविडेंड का ऐलान कर रही है। अब अगर डिविडेंड पॉलिसी अगर किसी भी कंपनी की उठा के देखें या फिर इन कंपनी की भी देखें, तो एक चीज तो नॉर्मल सभी केस में आता है कि अगर आपके पास प्रॉफिट है, आप तभी जो है डिविडेंड दे पाएंगे। अब अगर आप इन कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स या पिछले का एनुअल रिपोर्ट्स, कितनी भी एनुअल रिपोर्ट्स देखें, FY22 का देखें, FY21 देखें, FY20, FY18 या FY17, सभी में जब डिविडेंड के उसमें जब एनुअल रिपोर्ट में एक चीज उन्होंने हमेशा बोली कि जो घाटों के चलते, लगातार जो घाटा हो रहा है, उन घाटों के चलते डिविडेंड देने में असमर्थता है, इसलिए वो डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। FY19 में कंपनी का स्टैंड अलोन बेसिस पर मैं बात कर रहा हूं, स्टैंड अलोन पर मुनाफा था, तो वहां पर कंपनी ने ये बोला कि हमारे पास प्रॉफिट जो वो इनएडिक्वेटेड, तो जो प्रॉफिट देने की जो क्राइटेरिया है वो कंपनी जो है स्टैंड अलोन रिजल्ट्स के बेसिस पर जो है दिया जाता है। क्योंकि अगर आप FY19 के हिसाब से देखें तो वहां पे कंपनी FY19 में कंसोलिडेटेड लेवल पर उनको नुकसान था, पर फिर भी स्टैंड अलोन पर प्रॉफिट था, तो उन्होंने कहा था कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। जैसा कि मैंने कहा, FY19 और FY16 दोनों में आपको स्टैंड अलोन बेसिस पर कंपनी को मुनाफा होता हुआ दिखा है, और FY16 में कंपनी ने जो है डिविडेंड दिया था। अब अगर आप 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर के जो अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है वहां का अगर आप बात करें, तो स्टैंड अलोन बेसिस पर कंपनी को 33 करोड़ का मुनाफा है सिर्फ। तो ओवरऑल, और जब नतीजे जब आने वाले और कंपनी ने ऐलान ऑलरेडी कर दिया है कि हम जो है डिविडेंड की घोषणा भी करेंगे, तो हो सकता है कि आपको आता हुआ दिखे कि कंपनी का कंपैरेटिवली Q4 के स्टैंड अलोन में रिजल्ट्स में है, कंपैरेटिवली कंपनी को मुनाफा जो है अच्छा खासा आता हुआ दिखे। और अगर आप पुराना ट्रेंड भी देखें, Q4 FY22 में भी कंपनी को 413 करोड़ का मुनाफा था, Q4 FY21 में भी कंपनी को 1650 करोड़ के आसपास का मुनाफा था। तो Q4 में ओवरऑल जनरली कंपनी मुनाफा देती ही है। हालांकि इस बार आपको Q3 में मुनाफा आते हुए दिखा, तो माना यह जा रहा है कि क्योंकि डिविडेंड की घोषणा भी की है, अभी तक सिर्फ 33 करोड़ का प्रॉफिट है और डिविडेंड भी देना है, तो Q4 के नतीजे हो सकता है कि मुनाफा भी अच्छा आता हुआ दिखे। तो आप कह रहे हैं कि यूजुअली 2 बैक टू बैक क्वार्टर्स में मुनाफा इनका आना बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, हम देखते नहीं है। बट क्योंकि Q3 में भी इनका मुनाफा है और अब Q4 में भी आ रहा है, यूजुअली Q4 में आ जाता है रेगुलरली। यस, तो इस बार आपको डिविडेंड मिलने की संभावना है। FY22 की बात करें तो वहां पर भी Q3 में मुनाफा था, पर इस बार Q3 का मुनाफा आया वो बहुत ज्यादा आया, अच्छा आया। तो परफॉर्मेंस बेसिकली इंप्रूव हो रही है। बेसिकली वो भी कि सब कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर आप देखें तो लॉस है अगर आप देख रहे हैं, पर वो स्टैंड अलोन बेसिस पर अगर आप, क्योंकि FY19 में ये चीज हुई थी कि FY19 में आपको स्टैंड अलोन पे मुनाफा था पर कंसोलिडेटेड में घाटा था, पर फिर भी कंपनी ने वर्ड यूज करा कि हमारा इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, उसके बेसिस पर डिविडेंड की घोषणा की जाए। अब कॉन्फिडेंस है इसमें। एग्जैक्टली। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स में